गुड आफ्टरनून। ओके, सो हमारे पास आज टॉपिक है, डू यू रिमेम्बर दिस नेम? यस सर। एनी बिसेंट। क्या इनका रोल क्या था, कंट्रीब्यूशन क्या थी? सर थियोसॉफिकल सोसाइटी सर इन्होंने किया था सर कंट्रीब्यूट एंड हाँ जी, एक तो थियोसॉफिकल सोसाइटी, वेरी गुड। तुम्हारा क्या नाम है? पंकज पंकज। पंकज, वेरी नाइस। एंड सर थियोसॉफिकल सोसाइटी और होम रूल लीग्स होम रूल होम रूल मूवमेंट चलाई थी, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी। वेरी गुड, यू ऑलरेडी नो द फैक्ट। एक चीज और है, सर एनी बिसेंट वाज ऑपोजिट टू महात्मा गांधी। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को भी रिजेक्ट किया था, उसको सपोर्ट नहीं किया था। वो ऐसा क्यों किया गया था? ठीक है। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द बायोग्राफी एंड एज वेल एज द रोल ऑफ द एनी बिसेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल, as well as we will see the contribution in the another important factors also. So सबसे पहले अगर हम एनी बिसेंट के अर्ली लाइफ के बारे में बात करते हैं, एनी बिसेंट का बर्थ जो है 1847 में इनका बर्थ होता है, और इट इज वेरी क्लोज टू 1947 एंड 1847 का अगर हम लिंक देखते हैं तो 1847 में इनका बर्थ होता है। इनकी मदर का नाम एमिली था, और ये एक कंप्लीट फुली आयरिश लेडी थी। और इनके जो फादर थे उनका नाम था विलियम पेज वुड, और ये हाफ इंग्लिश थे और हाफ आयरिश थे। अब समटाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया भी है कि जो मिसिज एनी बिसेंट थे, वाज शी एन ब्रिटिश ओरिजिन लेडी और ए आयरिश ओरिजिन लेडी? दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। सो इसका जो ओरिजिन था वो आयरिश था। शी वॉज ए आयरिश ओरिजिन लेडी थी यहाँ पे। और एनी बिसेंट को अपने आयरिश होने के ऊपर एक काफी, शी वॉज वेरी प्राउड ऑफ इट आल्सो, और दैट इज वाई जो आयरलैंड के लिए जो सेल्फ रूल की मूवमेंट चलाई गई थी उसमें एनी बिसेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो हमें देखने को मिला है। एंड दैट इज वाई 1916 में जब होम रूल मूवमेंट चलाई जाती है उसका भी इंस्पायरेशन जो है वो हमें एनी बिसेंट की जो होम रूल, जो आयरलैंड की मूवमेंट थी, उससे काफी इंस्पायर होके मिलता है। एनी बिसेंट की बचपन की लाइफ जो थी वो इतनी ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, या इतनी ज्यादा पीसफुल नहीं रही है, क्योंकि व्हेन शी वाज 5 ईयर ओल्ड तो इनके फादर की डेथ हो जाती है। तो एनी बिसेंट का एक और भी ब्रदर होता है, तो दो बच्चे होते हैं जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एमिली के कंधों पे आ जाती है। और फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जो एमिली होते हैं, ये एक बोर्डिंग हाउस चलाए जाते हैं। एक स्कूल था लंदन में, हैरो स्कूल उसे कहा जाता है। हैरो स्कूल में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी एडमिशन लिया था, जहाँ पे काफी इंडियन और बाकी लोग जो थे वहां पे पढ़ने जाते थे। तो वहां पे उसके साथ उन्होंने एक बोर्डिंग हाउस, जिसे हम आजकल, जिसे पीजी अकोमोडेशन हम आजकल लेते हैं, तो इस तरह से इन्होंने एक बोर्डिंग होम जो था वहां पे बनाया। लेकिन फिर भी इनकम इतनी ज्यादा नहीं थी दैट शी कैन टेक केयर ऑफ एनी बिसेंट, और इनको पूरी इनकी जो एजुकेशन वगैरह इसको जो है दी जा सके। तो तब एमिली की एक क्लोज फ्रेंड थी जिसका नाम था मिस मैरियट। मिस मैरियट जो थी, शी वाज ए वेरी इन्फ्लुएंशियल लेडी। तो इनकी मदर ने रिक्वेस्ट किया मिस मैरियट को कि वो इनको हेल्प करें, खास करके इन द केस ऑफ द एनी बिसेंट, और एनी बिसेंट को एजुकेशन में थोड़ा इनको कंट्रीब्यूट करें। तो तब एनी बिसेंट का जो एजुकेशन था वो पूरे का पूरा मिस मैरियट की नीचे हुआ है, और इनके नीचे इन्होंने पूरा एजुकेशन अपना कंप्लीट किया। और उस समय अगर सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी वाज क्वाइट कंजर्वेटिव एंड दैट इट वाज नॉट वेरी लिबरल। तो शादियां जो थी वो जल्दी हो जाती थी, और जो अगर सोसाइटी की बात करते हैं तो इट वाज बेसिकली पैट्रियार्कल होल्ड वहां पे बहुत ज्यादा था। सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव थी, वुमेन्स के बाद बहुत ज्यादा राइट्स नहीं हुआ करते थे, जैसे कोई राइट टू प्रॉपर्टी या कोई राइट वुमेन के पास नहीं हुआ करता था। तो इनकी शादी 20 साल की उम्र में एक लंदन में एक प्रीस्ट होते हैं जिनके साथ इनकी शादी होती है, फादर फ्रैंक बीसेंट के साथ इनकी शादी हो जाती है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये बीसेंट नाम इनके साथ चलता है।
तो ये बीसेंट नाम इनको फ्रैंक बीसेंट के साथ शादी करने के बाद मिलता है। स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक चलता है, इनके 2 बच्चे भी होते हैं, लेकिन आफ्टर सम टाइम इनके फादर के जो हस्बैंड है उनके साथ डिफरेंसेस क्रॉप अप होने शुरू हो जाते हैं। कारण इसके 2-3 थे। पहला एक कारण था दैट वाज नेचुरली द मनी, दैट इज ऑलवेज द वन ऑफ द मेजर रीजन। मनी में ये था कि एनी बीसेंट जो थी शी वाज ए वेरी प्रोलिफिक राइटर, और शुरू से ही ये जर्नल्स, न्यूज़पेपर और हम चीजों में काफी लिखा करती थी, तो इनसे इनको कुछ इनकम आती थी। लेकिन उस समय जो सोसाइटी का कंजर्वेटिव होल्ड जो था, उसके अंदर जो इनका हस्बैंड था वो कहता था कि एज वोमेन जो है उसके पास कोई अपना राइट टू प्रॉपर्टी नहीं है, सो इट मीन्स दैट वट एवर मनी यू आर अर्निंग इट इज माइन, सो यू हैव टू गिव इट टू मी। दैट वाज द वन पॉइंट। सेकेंड थिंग, जो एनी बीसेंट थी शी वाज वेरी ओपन माइंडेड अबाउट हर थिंकिंग आल्सो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओवर द इशू ऑफ द बर्थ कंट्रोल। तो बर्थ कंट्रोल को लेके भी काफी ज्यादा जो उस समय की जो थोड़ा फेमिनिस्ट वुमेन फेमिनिस्ट थे, देवर प्रोटेस्टिंग कि जो राइट टू बर्थ है ये एक वुमेन का एक इंटरनल राइट है, एंड इट शुड नॉट बी डोमिनेटेड बाय चर्च एंड सम काइंड ऑफ अनदर ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके लिए ये अब चर्च इस चीज को लेके रिसेप्ट नहीं करती थी कि किसी तरह का कोई बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज किया जाए, जो हम आज की डेट में भी देखते हैं कि इस तरह के इशू हमें आज भी कंजर्वेटिव वर्सेस मॉडर्न स्पीच जो हमारी टॉक है उसमें हमें देखने को मिलते हैं बर्थ कंट्रोल को लेके। तो इन्होंने इसको भी सपोर्ट किया। फिर ये उस समय के जो पॉलिटिकल मुद्दे थे उनके ऊपर भी अपने ख्यालात रखते थे। अब ये 2-3 चीजें ऐसी थी जिससे इनके हस्बैंड को काफी खफा थे, एंड इनके हस्बैंड को लगा कि नहीं, वी कैन नॉट गो फॉर इट। अब अलग हो गए, इनका सेपरेशन हो गया। अब अगर ये डिवोर्स में जाते थे तो देन इट वाज ए वेरी लॉन्ग एंड वेरी कॉस्टली अफेयर, सो दैट इज व्हाई शी सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड, और हस्बैंड से सेपरेट होकर इन्होंने अपना लाइफ अलग किया। यही रीजन है कि हम इनके नाम के साथ जो है एनी बीसेंट नाम भी इन्होंने हमेशा अपना यूज किया। तो स्टार्टिंग में तो इस तरह का जो इनका एटमॉस्फेयर था उसमें से निकले। यहाँ से एनी बीसेंट जो थे ये ज्यादा एक लिबरल एटीट्यूड के कारण से, तो इन्होंने चर्च और जो चर्च के साथ जो रिचुअल सिस्टम था, जो बहुत सारे सुपरस्टिशंस और बहुत सारे जो रिचुअल सिस्टम उस समय चल रहा था, जिसको इन्होंने बोला कि दिस ये एक ऑर्थोडॉक्सी, जिसको उन्होंने चैलेंज किया और इन्होंने माना कि दिस इज नॉट द वे दैट वी कैन सीक द गॉड, एंड दिस इज नॉट द वे, जस्ट लाइक वी रीड इन द भक्ति मूवमेंट हमने रीड किया था। तो दे आल्सो चैलेंज द ऑर्थोडॉक्सी, जो हमारे ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट थे उनको उसने चैलेंज किया था उसके अंदर भी। तो दैट इज व्हाई शी सेपरेटेड फ्रॉम एन हस्बैंड। तो यहाँ पे इन्होंने एक अपना वर्क भी लिखा। द नेम ऑफ दैट वर्क वाज द पाथ टू द एथिज्म, यानी कि व्हाई आई बिकम एन एथिस्ट, जिसे हम कह देते हैं। तो ये इन्होंने यहाँ पे रखा। अब अकेले हो गए थे, अब खुद को सपोर्ट भी करना था फाइनेंशियली, तो जिसके लिए एनी बीसेंट जो थी इन्होंने एक नेशनल रिफॉर्मर, जो उस समय लंदन का एक नेशनल सेकुलर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का एक पेपर होता है, उसमें काम किया। और इस काम के ऊपर इन्होंने बहुत सारे पॉलिटिकली लिटरेरी वर्क लिखे, जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारे पैम्फलेट्स लिखे। और अगर हम ये पीरियड देखते हैं 8-10 साल का, 1878 टू 1886 के अंदर इन्होंने काफी अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रखा। इसी टाइम के ऊपर ही लंदन में कुछ बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी देखने को मिले, जैसे कि 80s के दौर में, 1880s के दौर के पास लंदन में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई हो गया, इन्फ्लेशन वाज वेरी हाई, और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज वेरी हाई, जिसके चलते जो यंग उस समय के थे, दे हैव ए प्रोटेस्टेड इन लंदन। इसको ट्रैफलगर स्क्वायर प्रोटेस्ट भी कहा जाता है, और इसे ब्लडी संडे भी कहते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे उस समय लाठीचार्ज हुआ और पुलिस ने जैसे फोर्स का यूज करके उसको कंट्रोल किया। उसमें एनी बीसेंट का एक प्रोमिनेंट नाम आता था कि दिस वाज डन बाय द एनी बीसेंट, और इनकी सपोर्ट से हुआ। फिर वोमेन के इशू के लिए, जैसे मैच मेकिंग इंडस्ट्री होती ना, जहाँ पे माचिस बनती है, तो माचिस में व्हाइट फास्फोरस का यूज बहुत किया जाता था। तो वहां पे क्या होता था कि उस केमिकल का अगर यूज करना है, तो अगर आपके पास प्रॉपर सेफ्टी गार्ड्स नहीं लेते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है, जिसके कारण एक
जैसे फेस वगैरह जॉब वगैरह होते थे तो उसमें काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो जाते थे वहां पे, तो जिसके चलते उनको जो सैलरी होती थी वोमेन्स को एज कंपेयर टू मेल पॉपुलेशन वो भी ज्यादा नहीं मिलती थी। तो इन्होंने उस समय वोमेन के इशू के लिए लंदन में मैच मेकिंग इंडस्ट्री का वहां पे जो था वो भी वहां पे प्रोटेस्ट किया। इसके बाद जो डॉक यार्ड थे, जो वहां के डॉक यार्ड थे, जो शिप के अंदर जो वहां की जो यूनियंस थी उसके अगेंस्ट भी इन्होंने अपना बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया। तो लंदन में शी वाज ए नॉन पर्सनैलिटी पर्टिकुलरली फॉर हर ट्रेड यूनियन वर्क, फॉर द काज ऑफ पीजेंट वर्क, एज वेल एज फॉर द काज ऑफ द वर्कर यूनियन के लिए इन्होंने अपना काफी काम किया। और इसी के लिए लंदन में ये डिफरेंट डिफरेंट एरिया में यहाँ पे घूमते रहते हैं। अब ऐसा क्या होता है कि एनी बीसेंट जो है ये लंदन की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को छोड़ के ये इंडिया आते हैं। टर्निंग पॉइंट क्या आता है? तो टर्निंग पॉइंट यहां पे हम देखेंगे इनके कैरियर में जो आता है, मैडम ब्लेवेट्स्काई जिनके द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडेशन रखी गई थी, उनके द्वारा एक वर्क बताया गया था, दैट वाज द सीक्रेट डॉक्ट्राइन। इस वर्क को पढ़ने से ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए और इन्फ्लुएंस होने के चलते इन्होंने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसको ज्वाइन किया। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो फाउंडेशन थी इट वाज लेड बाय मैडम ब्लेवेट्स्काई एंड कर्नल ऑलकुट ने 1875 में रखा। 1891 में ब्लेवेट्स की जो थे इनकी डेथ हो जाती है और इसके चलते इस सोसाइटी की पूरी जो भागदौड़ जहां कमांड है वो किसके हाथों में आ जाती है? एनी बीसेंट के हाथों में आ जाती है। अब एनी बीसेंट अभी भी अपने इसी इशू के साथ यहां पे वर्कआउट थी। 1893 में देयर वाज द शिकागो की जो वर्ल्ड फेमस पार्लियामेंट होती, द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन एट दैट टाइम, उसके अंदर एनी बीसेंट भी जाती हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी इट वाज बेसिकली बिलीव इन द थ्योरी ऑफ कर्म, इन द थ्योरी ऑफ री-इनकारनेशन, पुनर्जन्म वगैरह हो गया, और भी तो जैसे हम थोड़ा बहुत मिस्टिसिज्म की बात कर देते हैं, आध्यात्मिक एक जो सोच की बात करते हैं उसके लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी काम किया करती थी। 1893 तक तो यही माना जाता था कि अगर किसी कोई नॉलेजेबल कोई लैंड है, वेदर इट इज ए रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी, तो वो वेस्ट है, वेस्ट है और वेस्ट है। इंडिया क्या है? इंडिया इज ए लैंड ऑफ इग्नोरेंट। इंडिया क्या है? इट इज ए लैंड ऑफ स्नेक चार्मर। सो हिस्ट्री में हम एक टर्म भी पढ़ते हैं, दैट इज द व्हाइट मैन बर्डन। सो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट we make the other ignorant people aware about religion and the religious philosophy and all these kind of things. इसी के चलते 1893 की ये वर्ल्ड फेमस शिकागो के अंदर कॉन्फ्रेंस होती है और इसमें कौन पहुंच जाते हैं? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद को जब कहा जाता है कि भाई कहां से आए हो? इंडिया से। इंडिया से आए हो, तुम यहां पे क्या कर रहे हो? तो बोला भाई आपकी कॉन्फ्रेंस है तो जहां पे सभी लोगों को बुलाया है तो मैं भी आ गया यहाँ पे। कहते टाइम नहीं है। 2 मिनट का टाइम तो होगा, 2 मिनट ही दे दो, 2 मिनट बोल के तो मैं चला जाऊंगा यहाँ पे। अब स्वामी विवेकानंद जैसी पर्सनालिटी के लिए 2 मिनट भी 2 घंटे के बराबर होते हैं। तो स्वामी विवेकानंद यहाँ पे गए और जैसे ही उन्होंने स्पीच किया और जो उन्होंने एड्रेस किया वहां पे जाके, द माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो अब दिस इज द इमीडिएट लिंक। अगर हम किसी को भाई या बहन या इस तरह की कोई नाम से बुलाते हैं तो एक इमीडिएट इमोशनल लिंक बन जाता है। वो चाहे वी आर सी अपार्ट, चाहे हमारे कल्चरल, रिलीजन, सोशल कोई भी डिफरेंस हो, लेकिन ये दो वर्ड ऐसे हैं जो एक इमीडिएट बॉन्डिंग क्रिएट कर देते हैं। इसमें कोई ब्लड रिलेशन होने की जरूरत नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद को भी जब उन्होंने माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर कहा तो एक तरफ पूरे का पूरा हॉल जो था वो ताड़ियों से गूंज उठा। एंड दे नाउ बिकम वेरी मच इंटरेस्टेड टू लिसन। और उसको सुनते सुनते स्वामी विवेकानंद जी ने जब इंडियन रिलीजन, हमारे हिंदुइज्म, हमारी हिंदुत्व और हमारी जो
जो हमारे वेद और हमारे स्क्रिप्चर्स के बारे में जब उन्होंने बताया, तो वर्ल्ड को पता चला जिसको हम एबीसी सिखाने जा रहे थे वो तो ऑलरेडी पीएचडी होल्डर बैठा है. What we can teach India in the religion and spirituality, they are already doing the PhD in this. तो इनका तो मुकाबला, it is what we need to learn from India, not we can teach something in the religion frontier. इसलिए स्वामी विवेकानंद जी का यह मानना था कि how the world can become a better place. It need a mixture of east and west. ईस्ट को क्या जरूरत है? ईस्ट को जरूरत है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, एडवांस नॉलेज की, जो वेस्ट के पास है. अगर वेस्ट ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और एडवांस साइंटिफिक नॉलेज ईस्ट के साथ शेयर कर दे, और ईस्ट के पास क्या है? द स्पिरिचुअलिटी, द योग, द फिलॉसफी जो ईस्ट के पास है. ईस्ट मीन जो इंडिया के पास है. और वेस्ट को आज ये जरूरत है क्योंकि वेस्ट उस समय पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में धंस चुका था. तो अगर ये दोनों एक्सचेंज हो जाएं तो वर्ल्ड विल बिकम ए बेटर प्लेस. इसी स्पीच ने एनी बीसेंट को चेंज कर दिया, और उसी साल एनी बीसेंट जो थी, शी केम टूवर्ड इंडिया, और इन्होंने अदयार में आके अपना वहां पे थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर स्टैब्लिश कर दिया, और लग गई यहां पे आके फॉर द वेरियस सोशल, रिलीजियस एंड अनदर रिफॉर्म मूवमेंट. So that was the reason that why Annie Besant came to India at that time. अब जब Annie Besant इंडिया में आते हैं, so initially she was interested to learn about more Hindus culture and the philosophy and other various ancient inscription at that time. और हमारे जितने भी वेद या ग्रंथ उस समय लिखे गए थे, किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत में. और संस्कृत का सेंटर कहां पे है? काशी. काशी वो जगह थी जहां पे संस्कृत का जो ज्ञान था उस समय मिलता था. तो दैट इज व्हाई एनी बीसेंट जो थी, शी वेंट टू वाराणसी, और वहां पे इन्होंने संस्कृत लर्न किया टू अंडरस्टैंड एंड रीड अबाउट द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स देयर. और बिकॉज ऑफ हिज हर कंट्रीब्यूशन, इन्होंने लगा कि ये जो नॉलेज बंद पड़ी हुई है संस्कृत की, इसको बाहर ले जाने की जरूरत है. एंड विद द सपोर्ट ऑफ सम अनदर पीपल, इन्होंने एस्टैब्लिश किया वाराणसी के अंदर सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन 1898, जो हमारा बाद में मदन मोहन मलवैया की कंट्रीब्यूशन के चलते आज की हमारी मशहूर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है. उसका लिंक भी हमें एनी बीसेंट के साथ मिलता है. इसके बाद इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी में ही एक नेशनल कॉलेज भी स्टैब्लिश किया, और एक सोसाइटी बनाई, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेशनल एजुकेशन, जिसके अंदर इन्होंने 2-3 साल काम किए, ताकि एजुकेशन, क्योंकि हमारे जितने भी उस समय के लर्न्ड स्कॉलर्स थे, वो चाहे हम अगर कांग्रेस के भी मॉडल लीडर की भी बात करते हैं, उनका यही मानना था कि एजुकेशन इज द वन सॉल्यूशन जो हमारी बहुत सारी समस्याओं को हल कर सकता है, क्योंकि मास्टर्स वाज नॉट एजुकेटेड एट दैट टाइम. तो जिसके लिए इन्होंने एजुकेशन के अंदर अपना काम किया. 1918 में इट वाज नेशनल यूनिवर्सिटी अदयार में स्टैब्लिश की गई, जिसके चांसलर कौन थे? श्री रविंद्रनाथ टैगोर. एंड वाइस चांसलर थे एस सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्होंने इकोनॉमिक्स, ही वाज ए इकोनॉमिक्स हिस्टोरियन, तो जिन्होंने ब्रिटिश हिस्ट्री की जो इकोनॉमी के ऊपर इन्होंने काफी वर्क लिखा है. 1917 के अंदर वोमेन के काज के लिए इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, जो बाद में ऑल इंडिया वोमेन कॉन्फ्रेंस बनी. एंड टू प्रमोट द फिजिकल वर्कआउट एंड कल्चर एंड टू प्रमोट ए सेंस ऑफ डिसिप्लिन अमंग द यूथ, इनके द्वारा एक बॉडी बनाई गई, दैट इज द इंडियन बॉय स्काउट मूवमेंट. दैट इज अगेन ए वेरी प्रोमिनेंट मूवमेंट. बॉडी जो है ऑर्गेनाइजेशन है स्काउट मूवमेंट की, जो इनके द्वारा जिसको एस्टैब्लिश किया गया. अब ये चीजें यहाँ पे चल रही थी साथ साथ में, लेकिन एनी बीसेंट ने सोशल में भी काम कर लिया, रिलीजन में भी काम कर लिया. अब बचा क्या? पॉलिटिक्स में. अब एनी बीसेंट पॉलिटिक्स में कैसे आते हैं? एनी बीसेंट शुरू से ये मानते थे कि जो इंडिया है, इट इज ए रिच लैंड बट इट इज ए मिसगवर्न. और एनी बीसेंट ये भी मानती थी कि द सन ऑफ सॉइल्स, द सन ऑफ सॉइल्स आर नॉट ओनली एक्सप्लॉइटेड, not only discriminated, but the sun on soils
दे आर नॉट गेटिंग देयर बेसिक राइट्स जो उनको मिलने चाहिए थे। और इसका क्या कारण है? इसका कारण है द वे द ब्रिटिश आर रूलिंग इन इंडिया। एंड दिस वाज द पॉइंट जो ब्रिटिश को भी अंदर से हिला के रख दिया, क्योंकि अब आप उनके सामने जो उनका ओपोनेंट खड़ा हुआ था वो एक इंडियन नहीं था, वो एक ब्रिटिश सिटीजन था। और बीइंग ए ब्रिटिश सिटीजन, शी वाज चैलेंजिंग द ब्रिटिश एम्पायर और अपने ही गवर्नर को बोल रही थी कि यू आर मिसट्रीटिंग यूर इंडियन सब्जेक्ट एट दिस टाइम। और यहां पे एनी बेसेंट, क्योंकि लंदन में उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने पॉलिटिक्स में पीजेंट मूवमेंट के लिए काम किया था, और उनको पता था कि एक जरिया जहां से हम एक मूवमेंट को खड़ा कर सकते हैं, और वो जरिया क्या है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, एक पब्लिक ओपिनियन, लोगों के अंदर एक सोच पैदा करनी हो। और सोच कैसे पैदा होती है? मीडिया। आज भी तो मीडिया ही है, ठीक है। तो उस मीडिया के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वीकली पेपर स्टार्ट किए, जैसे कि कॉमनवेल, और इसके बाद मद्रास स्टैंडर्ड नाम का एक पेपर था जो इसने परचेज कर लिया। इसको बाद में नाम रखा गया न्यू इंडिया। ये दो पेपर थे, कॉमनवेल एंड न्यू इंडिया, ये बहुत बार एग्जाम में इनके नाम आए हुए हैं। तो दो पेपरों के मीडियम से एनी बेसेंट ने अपना जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी उसको सेपरेट करना शुरू किया। और इनका पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का बेसिस क्या था? व्हाट वाज शी डिमांडिंग? सेल्फ रूल ऑन द सेम पैटर्न एज यू हैव गिवन टू द कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कॉलोनीज। तो इंडिया को भी अपना सेल्फ रूल मिलना चाहिए। अब इन पेपर के मीडियम से पॉपुलैरिटी बहुत राइज हो गई। एनी बेसेंट वाज बिकमिंग ए वेरी पॉपुलर नेम इन इंडिया एट दैट टाइम, जिससे जो ब्रिटिश थे ये घबरा गए। इनको लगा कि अगर इसको नहीं रोका गया तो 1857 का जो इवेंट थी वो बैक ऑफ द माइंड पे इनकी हमेशा चलती रहती थी। तो उन्होंने बोला कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। सो तब इन्होंने क्या किया, अब ब्रिटिश उस समय बड़ा फंसे हुए थे, क्योंकि ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी, और वर्ल्ड वॉर 1 के चलते इंडियन सोल्जर दे वर फाइटिंग फॉर द ब्रिटिश काज इन द फॉरेन लैंड। और उस समय महात्मा गांधी, सब लोगों ने सपोर्ट किया था कि वी हैव टू सपोर्ट द ब्रिटिश रूल एट दिस टाइम। ये भी किया इन्होंने। और ब्रिटिश ने क्या बोला था सपोर्ट लेने से पहले, कि आप हमें सपोर्ट दो, हम आपको आजादी देंगे, और ज्यादा नहीं देंगे, सेल्फ रूल तो दे ही देंगे ना हम आपको। तो ये कुछ प्रॉमिसेस किए गए थे। अब इन्होंने क्या किया, अलोंग विद बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इस समय बाल गंगाधर तिलक भी जेल से वापस आ गए थे, और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने अपना होम रूल मूवमेंट की स्टार्टिंग कर दी। डिमांड थी सेल्फ रूल की। इधर वर्ल्ड वॉर 1 लगी हुई है, उधर ये मूवमेंट, ब्रिटिश फंस गए। ब्रिटिश को लगा कि सबसे पहले तो इसको दबाया जाए। दबाना किसको है? एनी बेसेंट को। एनी बेसेंट को इन्होंने अरेस्ट कर लिया अपने 2 पुलिस के साथ। इनको एक हिल स्टेशन पे ले गए। जब इनको वहां पे हिल स्टेशन पे ले गए, इनको हाउस अरेस्ट वहां पे किया गया था। वहां पर भी एनी बेसेंट ने एक झंडा चढ़ाते थे, जो एक हरे रंग का होता था, एक लाल रंग का होता था। एंड शी वाज ओपनली प्रोटेस्टिंग गिवन द हाउस अरेस्ट आल्सो। एनी बेसेंट का रिलेशन उस समय हर मेजर लीडरशिप के साथ था, चाहे वो विद इन कांग्रेस था, चाहे वो मुस्लिम लीग थी। और होम रूल लीग को बहुत सारे कांग्रेस के लीडर भी सपोर्ट कर रहे थे। तो जिसके चलते जो एनी बेसेंट थी, जब अरेस्ट के चलते, चाहे वो महात्मा गांधी थे, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना जो थे, इन्होंने सब ने ओपनली कहा कि अगर आपने एनी बेसेंट को नहीं छोड़ा तो हम ओपन रिवोल्ट पे आ जाएंगे, एक प्रोटेस्ट मूवमेंट खड़ी कर देंगे। तो तब मजबूरन अंडर प्रेशर जो ब्रिटिश थे उनको एनी बेसेंट को रिलीज करना पड़ा। और बिकॉज ऑफ हर दिस पॉपुलैरिटी एंड एक्टिविटी, 1917 का जो कैलकाटा का सेशन था, इसकी प्रिजाइडिंग जो थी एज ए प्रेसिडेंट, एनी बेसेंट ने इसको प्रेसिडेंट किया। एंड दैट इज हाउ शी बिकम द फर्स्ट वुमन टू हेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट दैट टाइम। तो एक ब्रिटिश ओरिजिन और आयरिश ओरिजिन लेडी कांग्रेस को यहां पे हेड कर रहे हैं।
तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं। अब उस समय जब ये मूवमेंट चलाई जाती है 1915 के चलते महात्मा गांधी भी सीन पे आ जाते हैं। अब महात्मा गांधी जिस तरह से चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो होती हैं 1917 के दौर के पास, जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो बहुत ज्यादा राइज करता है, वो बहुत ज्यादा राइज कर जाता है। और इसी पॉपुलैरिटी ग्राफ के राइज करने से क्या होता है कि एनी बेसेंट का थोड़ा डिक्लाइन हम यहाँ पे देखेंगे, बिकॉज महात्मा गांधी वाज इमर्जिंग एज ए मेजर लीडर एट दैट। और इस समय पे एनी बेसेंट जो थे, इन्होंने अपना होम रूल मूवमेंट भी विड्रॉ कर लिया था 1918 के पास, क्योंकि ब्रिटिश ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम आपको मॉन्टेग्यू चैलेंज फ्रॉम रिफॉर्म एक्ट के नीचे हम आपको सेल्फ रूल दे देंगे। तो सेल्फ रूल की डिमांड कर रही थी वो, उन्होंने कहा हम आपको दे देंगे, तो काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब वाई Annie Besant was not having, she was having a respect for the महात्मा गांधी, लेकिन पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा फर्क था। एनी बेसेंट ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था। इसके कुछ वजह थी। पहली वजह यह थी कि एनी बेसेंट का यह मानना था कि महात्मा गांधी एक सेंट हैं, शी इज नॉट ए पॉलिटिशियन। 1919 में, फरवरी 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा रॉयलेट एक्ट के अगेंस्ट में एक ऑल ओवर इंडिया में एक सत्याग्रह लॉन्च किया गया था। उस सत्याग्रह का लॉन्च करते हुए बहुत सारी वायलेंस भी हो गई थी, तो जिसके चलते एनी बेसेंट ने महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज भी किया था कि अभी जो हमारी पॉपुलेशन है वो ना तो ट्रेंड है, ना वो इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को समझ सके और वायलेंस को डील कर सके। सो ऐसे में अनट्रेड पॉपुलेशन को आप इतनी बड़ी मूवमेंट में ठोक रहे हो, तो इट इज नॉट ए राइट वे टू ऑप्ट। और दैट इज वाई इन्होंने यहाँ पे गांधी जी को उसको लिए जो था क्रिटिसाइज भी किया था, और ये गांधी जी ने भी आगे माना था। गांधी जी ने माना था कि यस, आई हैव कमिटेड ए हिमालयन ब्लंडर। उन्होंने कहा था कि विदाउट ट्रेनिंग द पीपल इन द टेक्निक ऑफ सत्याग्रह, मुझे इतना बड़ा मास मूवमेंट नहीं चलाना चाहिए था। और महात्मा गांधी के लिए थोड़ा ये था कि जो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी वाले लोग हैं, दे आर बेसिकली सोसाइटीज वर्किंग मोर ऑन द इंटेलेक्चुअल फ्रंट। ये इंटेलेक्चुअल फ्रंट पे ज्यादा काम कर रहे हैं, और ऑन द ब्रदरहुड एंड ऑल दिस वेयर, ये सब चीजें जो हैं ये इसके ऊपर इनका कुछ ज्यादा काम नहीं। तो देयर वाज सम डिफरेंस देयर। जब गांधी जी के द्वारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाई गई थी तो एनी बेसेंट ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। उनका मानना था कि व्हेन द गवर्नमेंट इज एग्री टू गिव अस द सेल्फ रूल, तो ऐसे में अगर हम उनके साथ कॉपरेशन नहीं कर रहे हैं, उनसे अलग हो रहे हैं, तो इट विल क्रिएट मोर गल्फ, ये हमारे डिफरेंस और बढ़ा देगी, ये सोल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम को और भी ज्यादा दूर करेगी। सो दैट इज व्हाई ये नाम हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद 1925 में इन्होंने एक नेशनल कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया, एक मीटिंग बुलाई, जिसके अंदर इन्होंने एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल बनाया, यानी कि जो फ्यूचर का इंडिया होगा वो किस तरह का होगा, क्या वहां पे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक राइट्स होंगे, इसके ऊपर इन्होंने वहां पे अपना लिखा हुआ उसके अंदर। लेकिन ये कभी फाइनली बन नहीं पाया। और 1925 के बाद इन्होंने अपना जो पूरा टाइम था सी स्पेंड इन अदयार, और यहीं से 1933 में इनकी डेथ हो गई और यहीं पे इनको क्रिमेट भी किया गया था। सो दिस वाज द लाइफ एंड द जर्नी एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी बेसेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एट दिस टाइम। अगर इनके हम लिटरेरी वर्क को देखेंगे तो शी हैज रिटन मेनी इंपॉर्टेंट वर्क इन दिस पर्टिकुलर वे। और अगर पॉपुलर वर्क हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि वुमेन इशू के ऊपर शी रॉट पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ वुमेन इन 1874। क्रिश्चियनिटी के ऊपर इनके द्वारा वर्क लिखा गया, रिलीजियस फ्रंट के ऊपर। द लॉ ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें बताया था कि बर्थ कंट्रोल को लेके भी इनका एक अपना व्यूज रहते थे, ठीक है, तो वुमेन काज के लिए। माई पास टू एथिज्म, मैरिज के ऊपर वर्क लिखा, because it was dominated by the patriarchal society। फिर इसके द्वारा ऑटोबायोग्राफी वर्क भी इनका एक अपने द्वारा लिखा गया। Why I am a socialist, इन्होंने सोशलिज्म के लिए भी लंदन में काम किया, पर्टिकुलरली फॉर द ट्रेड यूनियन पीजेंट काज, तो उसके लिए इनका वर्क लिखा Why I am a socialist and why I become a theosophist, that is another important work written by Mrs. Annie Besant। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो भगवत गीता, कर्म, धर्म, एंशिएंट विस्डम, इनके द्वारा ये कुछ वर्क लिखे गए जो कि इंडियन स्क्रिप्चर और इंडियन कल्चर के ऊपर लिखे गए थे। सो स्टूडेंट, दिस वाज द a small topic at the contribution of the Annie Besant in the
फ्रीडम स्ट्रगल देयर। ठीक है जी।